हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की जो टेस्ट नंबर हम लोग का जो टेस्ट नंबर है ये कितना है 8 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 ये देख सकते हैं, टेस्ट 8 सामान्य अध्ययन सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2023। ठीक है, आपको जो है ये क्या है 2023 के लिए है। कोई जो दोस्त है जो कमेंट करते हैं कि ये जो है प्रीवियस ईयर का है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये क्या है 2023 के लिए ही है। ठीक है, और बाकी आप लोगों के ऊपर आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं करना है, जो कि ये जो है रियली में क्या है टेस्ट सीरीज जो है 2023 दृष्टि आईएएस की है, और ये हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8। ठीक है, तो चलिए, अगर यदि आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर यदि आपको पसंद नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप नहीं देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये हम लोग देख सकते हैं, राज्य विधानसभा से संबंधित है। राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट यानी कि जब क्या होता है, जो कोई मुख्यमंत्री बना हुआ रहता है स्टेट का, तो उसमें क्या होता है, जब बहुमत पारित करना होता है, जब क्या होता है, उसमें संदेह की स्थिति होता है, जब एक ही दल का बहुमत नहीं रहता है, संगठन सरकार बनाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुमत पारित करने के संबंध को जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। यदि राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष के पास फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति है। तो अगर यदि विधानसभा चल रहा है, विधानसभा का सत्र तो ये चल रहा होता है, तो अध्यक्ष के पास फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति होता है। बिल्कुल सही है, जब विधानसभा चलता है तो अध्यक्ष के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए शक्ति होता है। राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग फ्लोर टेस्ट बुलाने के संबंध में नहीं कर सकता जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है। तो जब क्या है, राज्य में जो है विधानसभा सत्र नहीं चलता है, उस टाइम में क्या होता है, राज्यपाल क्या सकता है, राज्यपाल जो है फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, फ्लोर टेस्ट से संबंधित। ठीक है, जो बहुमत पारित करने के लिए क्या है, बुला सकता है। तो ये क्या हो गया, इसलिए गलत है, यहाँ पे बोला है नहीं कर सकता, लेकिन ये राज्यपाल कर सकता है। तो आप समझ गए रहेंगे आप। ठीक है, फ्लोर टेस्ट क्या है, तो इस प्रकार कथन एक केवल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक। ठीक है, केवल और केवल क्या हो जाएगा, हम लोग का एक हो जाएगा इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, इसकी व्याख्या ये रहा, फ्लोर टेस्ट या निम्न सदन में सरकार के बहुमत परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता था। कथन एक सही है और कथन दो सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंट्रीज। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो मनाओं का संग्रह है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोडेक्स एलिमेंट्री या तो क्या बोल सकते हैं इसको, फूड कोड। ठीक है, फूड कोड से रिलेटेड है, फूड कोड से रिलेटेड है, इसमें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है कोडेक्स एलिमेंट्री है, या तो इसको फूड कोड बोलते हैं, किससे संबंधित है, खाद्य मानक से संबंधित है, इसलिए फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित है, खाद्य मानक से। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर, कोडेक्स एलिमेंट्री या फूड कोड, कोडेक्स एलिमेंट्रीज। तो ये जो है कोडेक्स एलिमेंट्री या फूड कोड जो है, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन द्वारा अपनाए गए मानकों, दिशा निर्देश और अभ्यास के कोड को संग्रह करता है। ठीक है, आगे बढ़े हम 3 नंबर। तो ये देख सकते हैं हम 3 नंबर क्या है, हिस्ट्री से है। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसे बरीद कहा जाता था। बरीद जो है दिल्ली सल्तनत के समय गुप्तचर को कहा जाता था। किसे कहा जाता है, बरीद गुप्तचर को। ठीक है, गुप्तचर को कहा जाता था, इसलिए इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम, ये रहा,
दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई विभागों की स्थापना की गई थी। इनमें से महत्वपूर्ण दीवान ए रिसाल और देख लीजिए दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, और दीवान ए रिसाल और दीवान ए ईसा क्रमशः धार्मिक मामलों और राज पत्राचार था। तो यहाँ धार्मिक मामलों से दीवान ए रिसाल था और दीवान ए ईसा किससे था? राज पत्राचार से संबंधित था। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बरीद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में नियुक्त किए गए गुप्तचर थे, जो सुल्तान को गुप्त सूचना देने के लिए तैनात किए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर इसका क्या हो गया हम लोग का? यहाँ पे गुप्तचर हो गया। ठीक है, बारिद गुप्तचर से संबंधित है। 4 नंबर देखें, टाइप ए और टाइप 2 मधुमेह के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? युवा अवस्था में होता है 16 से 14 साल की उम्र में, ठीक है, उसको टाइप 1 कहते हैं, और एक किसी भी एज में होता है उसे टाइप 2 कहते हैं। मतलब टाइप 1 जो होता है 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है, इंसुलिन की उत्पादन करने की क्षमता नहीं होता जिसके कारण, और टाइप 2 जिसमें इंसुलिन उत्पादन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो यहाँ देखते हैं टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता। एकदम सही है। टाइप 1 क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता। जबकि टाइप 2 मधुमेह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, कम मात्रा में होता है। तो ये भी सही है। तो कथन एक पूरी तरह सही हो गया। आगे देखें, टाइप 1 मधुमेह के लिए रोकथाम के कोई ज्ञात तरीके उपलब्ध नहीं है। टाइप 1 ये सही है, कोई ज्ञात तरीके नहीं है। जबकि स्वस्थ जीवन शैली का पालन करके टाइप 2 के मधुमेह को रोका जा सकता है। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? स्वस्थ जीवन शैली का पालन करके उसको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें जो है दोनों के कथन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों, सी नंबर। आगे बढ़ें, या तो हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं। पहले कितना नंबर ये क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 ना। इसकी व्याख्या देख सकते हैं थोड़ी सी। मधुमेह देख सकते हैं, मधुमेह एक गैर संचरी रोग है जो या तो तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर सकता। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है, यह लिखा हुआ है उसी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा व्याख्या। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 5। अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए अग्निपथ, ठीक है, अग्निपथ से रिलेटेड है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। एकदम सही है, 4 साल के लिए क्या किया जाएगा? अग्निपथ के थ्रू युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। या अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के साथ साथ कमीशन अधिकारियों दोनों के लिए होगा? नहीं, या केवल क्या होगा? अधिकारी से नीचे के रैंक के होंगे, ठीक है, जो क्या होगा? आर्मी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए होगा, और ये कमीशन अधिकारियों के लिए नहीं होगा। इसलिए कथन 2 गलत हो गया। उल्लेखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को ही संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। नहीं, 50% नहीं, 25%। जो अवधि है 4 वर्ष की, वो कंप्लीट होने के बाद केवल उसमें से जो है 25% को ही क्या होगा? वापस से सेवा में भर्ती किया जाएगा। तो इस प्रकार ये भी सही नहीं है। तो 2 और 3 दोनों सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? तो 2 सही नहीं है, ठीक है, केवल 2 और 3, 1 नंबर तो सही है। आगे बढ़ें हम क्वेश्चन नंबर 6। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। इस सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, सभा के अधिकारों और जिम्मेदारी और उच्च पद वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घरों में नहीं जाने या भोज में एकत्रित नहीं होने का आदेश दिया जब तक कि सुल्तान को सूचित नहीं किया जाए, या उनकी अनुमति के बिना कोई भी आपस में विवाह नहीं करेगा। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस सुल्तान को संदर्भित करते हैं? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसे सुल्तान था जो अमीरों या मालिकों को, अधिकारी और जिम्मेदारी का उच्च पद वाले व्यक्ति को एक दूसरे के घर में नहीं जाने के लिए और साथ ही उसके अनुमति के बिना विवाह वगैरह करने का या सम्मेलन करने की अनुमति नहीं थी। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिजली। तो ये जो है अलाउद्दीन खिजली से रिलेटेड है। किसे है? अलाउद्दीन खिलजी से। 6 नंबर की यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रहा 6 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का महत्वाकांक्षी भतीजा व दामाद था। उसने सत्ता के संघर्ष में अपने चाचा की मदद की थी, जिससे बाद में जलालुद्दीन ने अमीर ए तुजुक
के रूप में नियुक्त किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन ने मालिकों, अमीरों, सभा के अधिकारियों और जिम्मेदारी व उच्च पद वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर में नहीं जाने या भोज में एकत्रित नहीं होने का आदेश दिया जब तक कि सुल्तान को सूचित नहीं किया जाए। उनकी अनुमति के बिना कोई भी आपस में विवाह नहीं करेगा। इसलिए विकल्प डी, यानी कि कौन सा हो गया हम लोग का, अलाउद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 7 नंबर। ये रहा 7 नंबर। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रारंभिक क्या है यहाँ पे, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के संबंध में, तो प्रारंभ में PFMS यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को वर्ष 2009 में योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। ये सही है, ठीक है। जो क्या है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को 2009 में योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। तो ये सही है। यह केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत कार्यक्रमों के वित्त पोषण की निर्धारण करता है। तो नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। यह क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत केवल जो है वित्त पोषण योजना को निगरानी नहीं करता है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। तो केवल और केवल इसका एक सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल क्या हो जाएगा, एक, केवल और केवल एक हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें हम तो देख सकते हैं 7 नंबर, ये रहा। ये देख सकते हैं PMMS शुरुआत की वर्ष 2009 में किया गया था, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसलिए कथन एक क्या है, सत्य है। आगे हम देखते हैं ये वाला। वर्तमान में PFMS कवरेज के दायरे में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे वित्त आयोग अनुदान के सहित अन्य व्यय शामिल है। अतः कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। क्या है, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजना शामिल है, इसलिए क्या है, वित्त आयोग का अनुदान से के सहित अन्य व्यय भी शामिल है, वित्त आयोग के अलावा अन्य भी शामिल है, इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो गया। आगे बढ़े हम 8 नंबर। ये रहा 8 नंबर हम लोग का। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया, ठीक है। तो जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने जो है ICICI बैंक, HDFC बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि NPCI को क्या क्या हाल ही में क्या क्या IT संसाधनों के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना में घोषित किया। इस प्रकार ये 3 को घोषित किया। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो हम लोग का क्या होगा, C को नहीं किया है, ठीक है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, क्योंकि 3 को नहीं किया है, यानी पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया ये हो गया। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी दक्कन और पश्चिमी भारत में लोकप्रिय थे। नहीं, दक्कन पश्चिम भारत नहीं, उत्तरी भारत में लोकप्रिय थे, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का गलत हो गया। कथन एक क्या हो गया, गलत। यहाँ पे उत्तरी भारत होना चाहिए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर इस अवधि के दौरान निर्मित किया गया था। तो देख लीजिए जैन धर्म द्वारा क्या है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया गया था इस अवधि में। तो इस प्रकार ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से या से सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2। 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोकप्रिय रचना संत, कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु। ये सही है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, कीर्तन का रचना किया, जिसमें क्या है, हरे कृष्ण हरे रामों का ये जो रचना की। तो ये सही है। संकीर्तन अन्मया, तो ये क्या है, संकीर्तन जो है अन्मया द्वारा किया गया था, ये भी सही है। अभंग तुकाराम द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है। वानिश जो है तुलसीदास नहीं, कबीर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। क्यों, 4 गलत हो गया। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित नहीं है, तो 1 सही सुमेलित नहीं है, केवल 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, यानी कि ए नंबर, ठीक है। 10 नंबर का अगर व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये 9 ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 11 भी आप लोग देख लीजिएगा।
ये हम लोग 10 नंबर देख सकते हैं। ये देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु एक महान कृष्ण भक्त है और उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, वह एक सगुन थे और उन्होंने भगवान की पूजा के रूप में कीर्तन धार्मिक गीत को लोकप्रिय बनाया, इसलिए एक युग में क्या है, सही है। दूसरा युग भी सुमिलित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तलपक्का। ठीक है, अन्नमचार्य। ठीक है, अन्नमचार्य। ठीक है, तलपक्का अन्नमचार्य जिन्हें अन्नामया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या किए, ये जो है 15वीं सदी के एक हिंदू संत थे और वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु के एक रूप की प्रशंसा में कीर्तन नामक गीत की रचना किए थे। तो ये भी सही है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम तुकाराम अपने पूर्ववर्ती नामदेव ज्ञानदेव कबीर और एकनाथ से प्रेरित थे। उन्होंने अभंग काव्य की रचना की, अभंग की रचना किए थे। तुकाराम ने क्या किए थे, अभंग काव्य की रचना किए थे। तो इस प्रकार ये भी सही हो गया। ठीक है, आगे देखें हम 4 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कबीर दास ने देवताओं की एकता में विश्वास रखते थे, जिन्हें वे कई नामों से पुकारते थे, अल्लाह राम रहीम। ठीक है, उन्होंने भेदभाव जाति व्यवस्था विशेषकर अस्पृश्यता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कविताओं को बनिश कहा, कविताओं को क्या कहा उन्होंने। नेक्स्ट हम 11 नंबर देखें, पश्चिम एशियाई देशों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में दक्षिण से उत्तर की ओर उनकी राजधानी की सही क्रम में चिन्हित कीजिए। ठीक है, क्या है, हम लोग को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में चिन्हित करना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो जो एशियाई देश है उसकी राजधानी हमको ये करना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पे ये जो सही होगा सन्ना, रियाद, बगदाद और तेहरान होगा। इसकी हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का डायग्राम हो गया। हम लोग जानते हैं कि मैप में होता है इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ और इधर होता है हम लोग का साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार इधर क्या होता है, साउथ होता है। तो हम लोग साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर यदि आप देखिएगा, थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सन्ना। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये सन्ना, यहाँ पे रियाद। ठीक है, रियाद। उसके बाद आगे बढ़ें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग को बगदाद दिखाई दे रहा है और यहाँ पे तेहरान। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का तीनों इसमें सही, सन्ना, रियाद, बगदाद और तेहरान। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्या है, सबसे नीचे में क्या है, यानी कि दक्षिण की ओर सन्ना, फिर रियाद, फिर बगदाद, फिर तेहरान। तो यहाँ पे आपको PDF में अच्छा से देख लीजिएगा, यहाँ पे अच्छा से पहचान में नहीं आता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, D नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 12 नंबर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्लैक डेथ शब्द किससे संबंधित है, ब्लैक डेथ शब्द किससे संबंधित है। तो हाल ही में जो खबरों में ब्लैक डेथ शब्द जो है बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। किसे है, बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं व्याख्या इसका। ब्लैक डेथ शब्द बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है, जो वर्ष 1946 से 53 में पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला। अतः विकल्प ए सही है। आगे आप इसकी व्याख्या इधर फिर है, ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। बंगाल में बौद्ध धर्म के वर्जयान संप्रदाय के लिए सीखने का एक केंद्र है। नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद कई विद्वानों ने यहाँ शरण ली थी। संभवतः इसकी स्थापना पाल वंश के राजा रामपाल ने की थी। ठीक है, तो बंगाल में बौद्ध धर्म के वर्जयान संप्रदाय के लिए सीखने का एक केंद्र है। ठीक है, तो जो क्या हुआ था, नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद वहाँ पे उदय हुआ या विद्वानों ने वहाँ शरण लिया। तो इसमें हमको बताना है उपयुक्त विवरण भारत के निम्नलिखित प्राचीन या प्रारंभिक मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों में से किसके बारे में है। वल्लभी में नहीं है। ठीक है, वल्लभी में क्या है, वर्जयान नहीं, हीनयान का ये किया जाता है। जगदल, ठीक है, मानखेत और नागार्जुन कोंडा। तो इसमें सही जो है जगदल। ठीक है, जहाँ क्या है वर्जमान संप्रदाय को सीखने का एक केंद्र है। तो ये क्या होगा, जगदल। 13 नंबर यहाँ पे आप व्याख्या इसकी देख सकते हैं।
देख सकते हैं वल्लभी, ठीक है, यह क्या है, सौराष्ट्र या गुजरात में स्थित या हीनयान बौद्ध धर्म के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये क्या है, जो वल्लभी है जो गुजरात में स्थित है और हीनयान से संबंधित है। जगदल, ये देख सकते हैं जगदल बंगाल में बौद्ध धर्म के वर्जयान संप्रदाय के लिए सीखने का एक केंद्र है। नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद कई विद्वान ने यहाँ शरण ली थी। तो इस प्रकार जो है कथन भी सही हो जाता है। मान्यखेत, देख सकते हैं मान्यखेत, इसे आप कर्नाटक के एक शहर मलखेड के रूप में जाना जाता है या राष्ट्रकूट वंश के तहत प्रमुखता से बढ़ा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विद्वान ने यहाँ अध्ययन किया। नागार्जुनकोंडा, यहाँ देख सकते हैं नागार्जुनकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में अमरावती से 160 किलोमीटर दूर स्थित और यह उच्च शिक्षा के लिए श्रीलंका, चीन आदि के विद्वानों के साथ साथ एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। तो इसके आप लोग देख सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय, यहाँ पे वित्त मंत्री पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्री, वित्त मंत्री जो है इसके क्या है, प्रभारी नोडल मंत्रालय। तो ये गलत है, वित्त मंत्री नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाणिज्य, ठीक है, कृषि, वाणिज्य और उद्योग, ठीक है, उद्योग मंत्रालय जो है क्या है, नोडल मंत्रालय होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तु और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है, ये सही है। 2 नंबर क्या हम लोग का सही है। तो इस प्रकार उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या इसका देखना चाहें तो देख सकते हैं 14 नंबर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ जो कथन में है वही केवल मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। GEM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए मंत्रालय व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है, इसलिए कथन 2 क्या है हम लोग का सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन 1 हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 15 नंबर, भारत में नमक उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक उत्पादन, भारत दुनिया में नमक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद क्या है भारत, ठीक है। तो भारत क्या है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सही है। भारत में 80% से अधिक नमक का उत्पादन गुजरात में होता है, ये भी सही है। भारत में जो है 80% से अधिक नमक का उत्पादन गुजरात में होता है। समुद्र से उत्पादित नमक की मात्रा अंतर्देशीय जल निकायों से उत्पादित नमक की तुलना में अधिक है। तो समुद्र से जो उत्पादन, नमक का जो समुद्र से उत्पादन होता है वो क्या होता है, अंतर्देशीय, यानी कि अंतर्देशीय जल से जो बनाया जाता है नमक उससे अधिक होता है। इस प्रकार ये भी तीनों कथन सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 तीनों है, इसलिए इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम, अगर आप देखना चाहिएगा व्याख्या तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1 सही है, क्योंकि देख लीजिए भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद है। फिर समुद्री नमक देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% है। समुद्र से जो नमक बनाया जाता है वो कितना होता है, लगभग 70%, इसलिए ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में प्रतिवर्ष लगभग 28.5 मिलियन टन नमक उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% से अधिक है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार ये सब हम लोग देख लें। उत्पादन की विधि, इसमें किस प्रकार उत्पादन किया जाता है नमक, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े हम 15 नंबर देखे थे, ये रहा हम लोग का 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म स्रोत कोड को सुरक्षित और एनक्रिप्टेड रखते हैं। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म स्रोत जो है कोड को सुरक्षित और एनक्रिप्ट रखते नहीं, ये गलत है, ठीक है। गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म है, जबकि एप्पल के iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। नहीं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। तो ना तो 1 ना ही 2। 16 का अगर व्याख्या देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये रहा 16। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS वह सॉफ्टवेयर है जो अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, ठीक है, जो अपने कोड के साथ वितरित किया जाता है तथा जो इसे अपने मूलभूत अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध कराता है। क्लोज सोर्स या प्रोप्राइटरी, ठीक है, क्लोज सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को सुरक्षित और एनक्रिप्ट रखता है। क्या करता है, सुरक्षित और एनक्रिप्ट रखता है, उसको हम लोग क्लोज सोर्स कहते हैं। अर्थात उपयोगकर्ता किसी प्रकार के
परिणाम के बिना कोड के कुछ हिस्सों को कॉपी, संशोधित या हटा नहीं सकते, इसलिए कथन एक क्या है, सही नहीं है। एप्पल के आईफोन iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज सोर्स होता है, जिसका अर्थ है कि इसे कानूनी रूप से संशोधित या रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है। गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और यह संभव है कि सैमसंग, जियोमी, वन प्लस आदि जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा इन्हें संशोधित किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन सही नहीं, इसलिए ना तो 1 ना ही 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। धर्मशास्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मशास्त्रों में टीका, भाष्य और निबंध के पाठ शामिल है। तो धर्मशास्त्रों के संबंध में, ठीक है, तो धर्मशास्त्र में क्या है, टीका, भाष्य और निबंध का पाठ शामिल है, तो ये सही हो गया। ये व्यक्तिगत और नागरिक कानून से निपटते थे, लेकिन आपराधिक कानून से नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, धर्मशास्त्रों में क्या है, व्यक्तिगत और नागरिक कानूनों के साथ साथ क्या है, आपराधिक कानून से भी निपटारा करते थे, इसलिए ये 2 हो गया, मतलब गलत हो गया क्योंकि यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार कथन 1 सही है और कथन 2 क्या हो गया, इसका गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो केवल और केवल क्या होगा, 1, यानी कि ए नंबर इसका सही है। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 80 नंबर देखें। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल, भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए महिला दल को तैनात किया। सही है, भारत जो है पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए महिला दल को तैनात किया। दूसरा नंबर देखें कथन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये भी सही है, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से क्या किया, शांति सैनिकों के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक है, 18 नंबर का व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति दूत, ठीक है, रक्षक बल, ये देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1948 में मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर पर्यवेक्षकों की तैनाती को मंजूरी दिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संरक्षक बल की स्थापना की गई। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, कब, 2007 में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति रक्षक बल की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। कथन 2 भी क्या है, हम लोग का सही हो गया। ठीक है, तो हम 18 देख चुके हैं, अब देखते हैं हम 19। तो 19 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी जीन एडिटिंग उपकरण विधि नहीं है। जीन एडिटिंग उपकरण मतलब क्या है, तो ठीक है, जीन एडिटिंग उपकरण विधि नहीं है जिसमें क्या होता है, दूसरे जीवों में जीनों का प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रैक्शन एंजाइम, तो ये क्या है, एडिटिंग उपकरण है, जीन एडिटिंग उपकरण है। तो ये तो क्या है, नहीं है बोला है, तो ये क्या है जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ये भी क्या है, जीन एडिटिंग उपकरण है। क्रिस्पर, ठीक है, क्रिस्पर CAS9 ये भी क्या है, जीन एडिटिंग है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सही होगा क्योंकि तीनों का तीनों जो है जीन एडिटिंग उपकरण है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 19 नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा। हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जीनोम एडिटिंग। ठीक है, जीनोम एडिटिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जेनेटिक को बदला जाता है। ठीक है, जिसमें किसी जीव की जेनेटिक को बदला जाता है। जीन संपादन के लिए कई उपकरण उपलब्ध है। इसमें सभी एंजाइमों का उपयोग किया जाता है जो DNA पर कार्य करते हैं, उसे न्यूक्लिज कहा जाता है। तो ये व्याख्या आप देख सकते हैं, इसमें से जो तीनों का तीनों क्या है, ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर, और ये आज का लास्ट है इस वीडियो का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। ग्लोबल ट्रेंडर्स रिपोर्ट्स 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेंडर्स रिपोर्ट 2022 में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया, तो ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त के द्वारा क्या किया, ग्लोबल टेंडर्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी उच्च आयुक्त द्वारा वार्षिक ग्लोबल ट्रेंडिंग रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। तो ये 20 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया गया। तो ये बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।